जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ सन्मति एकेडमी नासिक। आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गाइस, जब आप लोगों ने स्कॉलरशिप की एग्जाम अगर दी है या फिर मैथ्स ओलंपियाड की एग्जाम दी है, तो उसमें आपको एक टाइप के क्वेश्चन आता है कि आपको 4 नंबर दिए हैं और आपको उसका सक्सेसिव 5th नंबर फाइंड करना है, या फिर 5 नंबर दिए हैं 6th फाइंड करना है। मतलब कुछ नंबर आपको दिए हुए हैं और उसका सक्सेसिव आगे वाला जो नंबर आ सकता है वो आपको फाइंड करना होता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप लोग क्या करते थे, आप लोग गिवन नंबर्स में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हो। आप लोग ढूंढते थे कि जो नंबर दिए हैं उनमें क्या क्या रिलेशन आता है और उसका यूज करके आप लोग जो आगे वाला नंबर है वो फाइंड करते थे। बस वही हमें करना है एपी में। तो एपी क्या है? एपी इज प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या है जो आप लोग करते थे? मतलब द नंबर्स व्हिच हैव सेम रिलेशनशिप बिटवीन देम। जो नंबर्स में सेम रिलेशनशिप होती है, मतलब सक्सेसिव किसी भी दो नंबर में पहले दूसरे में जो रिलेशन रहेगा वो वही सेकंड थर्ड में रहेगा, वही थर्ड फोर्थ में रहेगा। ये जो पैटर्न रहता है कि सेम रिलेशन वाला एक सीक्वेंस, दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन। और अगर वो डिफरेंस अगर उनका सेम है, मतलब उनका अरिथमेटिक डिफरेंस अगर सेम है, तो इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो देखते हैं। जैसे कोई नंबर्स में लिखता हूं इस फॉर्म में 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 एंड सो ऑन। तो ये चीज में आप लोग देख सकते हो कि 1 और 3 इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा? 2 का। 3 और 5 में डिफरेंस कितना है? 2 का। 5 और 7 में डिफरेंस कितना है? 2 का। 7, 9 में डिफरेंस कितना है? 2 का। मतलब इन सब में डिफरेंस जो है वो 2, 2, 2, डिफरेंस इज सेम। सबका डिफरेंस सेम है। तो अगर कोई नंबर की सीक्वेंस जो है, एक सीरीज जो है, वो इस टाइप के पैटर्न में आती है, तो दैट सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले तो आपको प्रोग्रेशन का मीनिंग समझना है। प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस हैविंग सेम रिलेशन बिटवीन ऑल नंबर्स। मतलब सबके बीच में सेम रिलेशन रहेगा। एडजेसेंट नंबर्स, एक्चुअली ऑल नंबर्स की जगह पे एडजेसेंट नंबर्स लिखो। प्रोग्रेशन इज द नंबर्स, इट इज अ सीक्वेंस वेयर रिलेशन बिटवीन एडजेसेंट नंबर्स इज सेम, इज नोन एज प्रोग्रेशन। एंड इफ दैट रिलेशन इज डिफरेंस, यहां पे रिलेशन कैसा है? डिफरेंस है दोनों का। तो इफ दैट रिलेशन इज डिफरेंस, देन इट इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अगर एडजेसेंट नंबर्स का डिफरेंस सेम रहता है तो इट इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो डिफरेंस है, जो सेम है, सब में इक्वल है, उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मामले में सबसे पहली टर्म आएगी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मतलब जो नंबर सक्सेसिव है उनके बीच में जो डिफरेंस है, इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय, मैं पूरा डिफरेंस नहीं लिख रहा हूं यहां पे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई सीक्वेंस अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब एपी में है, तो वहां पे d मिलेगा आपको, व्हिच इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका कोई टर्म का यूज ही नहीं। ठीक, सो कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय d। तो ये वाली सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2 आएगा। सबके बीच में वो कॉमन है। एक बात समझ लो, डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस जो है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब रहेगा? जब एपी इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग एपी मतलब क्या? तो जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 3 1 से बढ़ा है, 3 से 5 बढ़ा है, 5 से 7 बढ़ा है, 7 से 9 बढ़ा है। सो दिस इज इंक्रीजिंग एपी। numbers are in ascending order, then difference is positive. And if numbers are in descending order, then difference become negative. मतलब इस तरीके से अगर मैं किसी सीक्वेंस को 100 से शुरू करता हूं, 100 से शुरू करता हूं, सेकंड नंबर में लिख दूंगा 91, उसके बाद वाला लिख दूंगा 82, फिर लिखूंगा 73, फिर लिखूंगा 64 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप देखते हो तो 100 और 91 में क्या डिफरेंस आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 9, इन दोनों का 9, बट डिफरेंस कैसा है? नेगेटिव। देखो डिफरेंस निकालते समय हमेशा जो आगे वाला नंबर है, आगे वाले नंबर से पहला वाला नंबर हमें सबट्रैक्ट करना है। मतलब सेकंड नंबर माइनस फोर्थ, थर्ड माइनस फोर्थ, सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, आगे वाले से पीछे
वाला हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 91 माइनस 100 हाउ मच? इट इज -9। तो डिफरेंस इज -9। यहाँ पे डिफरेंस 82 माइनस 91 -9, 73 माइनस 82 -9। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम लोग सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। तो इन सब का डिफरेंस -9 है, मतलब हियर d इज इक्वल टू -9, हियर d इज 2, हियर d इज -9। तो AP के रिलेटेड सबसे पहली टर्म हमने देखी कॉमन डिफरेंस, व्हिच इज डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। इफ AP is ascending then difference is positive, if AP is descending then difference is negative. both conditions are acceptable. अभी उसके आगे वाली टर्म आती है AP में फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म नाम नहीं है, क्या रहेगी? जो AP की पहली टर्म है। तो जैसे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1 है, ये होगी AP की फर्स्ट टर्म। तो कोई भी AP जब शुरू होती है, जहां से शुरू होगी वहां से वो जो पहली टर्म है दैट इज नोन एज फर्स्ट टर्म। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज ऑलवेज डिनोटेड बाय A, स्मॉल a। AP की जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमेशा स्मॉल a से डिनोट की जाती है। तो ये AP को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो A इज इक्वल टू 1, ये AP को मैं कंसीडर करता हूं तो A इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है AP की टर्म का नंबर। टर्म का नंबर मतलब उसकी पोजीशन, किसी भी टर्म की क्या पोजीशन है किसी भी AP में, वो इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल n से। इसको बहुत अच्छे से समझना है, ये चीज में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो टर्म का नंबर मतलब टर्म का पोजीशनल नंबर। जैसे यहाँ पे अब ये मैं डिफरेंस को इरेज कर देता हूँ, ये आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे देखो इसकी 1 की पोजीशन क्या है उस AP में? फर्स्ट पोजीशन है। 3 की पोजीशन क्या है? 2 है। 5 की पोजीशन क्या है? थर्ड पोजीशन है। ये फोर्थ पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन है, ये सिक्स्थ पोजीशन है। सो n इज सीरियल नंबर ऑफ दैट टर्म। ठीक है, n को कुछ लोग समझ लेते हैं टर्म की वैल्यू। तो n कभी भी 11 नहीं होगा, n रहेगा 6। उसका काउंट, वो कितने नंबर की टर्म है उसका सीरियल नंबर रहेगा। जैसे आप किसी रजिस्टर में अगर आपके टीचर आपके मार्क्स एनरोल करते हो, तो अगर आपका रोल नंबर है 53 तो वो आपका रोल नंबर है, आपके मार्क्स नहीं है। आपके मार्क्स जो रहेंगे उसको बोला जाएगा टर्म एंड टर्म नंबर इज डिफरेंट। समझ में आ रहा है? तो ये जो टर्म होती है फोर्थ आएगा टर्म इज डिनोटेड बाय TN। दोनों में डिफरेंस अच्छे से हमें समझना है, TN और N। TN इज टर्म वैल्यू एंड इट इज सीरियल नंबर ऑफ टर्म। जैसे ये क्या है? ये आपका रोल नंबर है, और ये क्या डिनोट करेगा? ये आपके मार्क डिनोट करेगा। जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 3, तो उसको 100 आउट ऑफ 3 मार्क्स है क्या? नहीं है, वो उसका रोल नंबर है, वो उसका N है। उसके मार्क्स 99 भी हो सकते हैं, तो वो उसका TN रहेगा। तो TN क्या है? इट इज टर्म वैल्यू, और N क्या है? इट इज सीरियल नंबर ऑफ दैट टर्म। ये बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे देखो ये n है, ये TN है, ये n है, ये TN है, ये n है, ये TN है। तो TN it is value of AP that term and it is serial number of that term in AP। ये सब चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे यहाँ पे देखो n और TN कभी-कभी सेम हो सकते हैं, but that is just a coincidence, not necessarily that they are equal। यहाँ पे देखो अभी n, यहाँ पे 100 का n क्या आएगा? 1 आएगा, लेकिन TN क्या है? 100। ये जो n रहता है, ये n और ये हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा T1 का मीनिंग रहता है टर्म 1, तो ये वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ये AP को अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो ये AP में T1 क्या आएगा मेरा? T1 will become 100, the value of position 1, ऐसा उसका मीनिंग होता है। T2 क्या आएगा? वैल्यू ऑफ अ टर्म। T आएगा तो समझ लेना वैल्यू है, और सिर्फ n लिखा है तो वो समझना उसका सीरियल नंबर है। तो वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है? 91। ये हो गया वैल्यूज, और ये n के जगह पे ऐसे 1 2 लिखा जाता है। सो T6 अगर मैं लिखता हूं तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, अभी 6 टर्म तो है नहीं,
लेकिन हमें पता है डिफरेंस क्या है -9, तो इसमें से आगे अब जो नंबर आएगा वो कम हो जाएगा ना, -9 वाला करना है हमें। तो देखो 73 हो गया, 64 हो गया, तो इसके बाद 55 आ जाएगा, तो T6 विल बिकम 55। तो ये हो गई टर्म वैल्यू। T आता है तो टर्म वैल्यू, सिर्फ N आता है तो सीरियल। आ रहा है समझ में? जैसे अगर मुझे हम लोगों ने तो रोल नंबर का एग्जांपल देखा था, तो मुझे अगर किसी 13 रोल नंबर वाले स्टूडेंट का मार्क्स लिखने हैं तो मैं एंटर करूंगा T13 इज इक्वल टू 80 मार्क्स। तो जो 13 इसका मतलब रहता है कि जो 13 रोल नंबर वाला स्टूडेंट है उसके मार्क्स 80 है। आ रहा है समझ में? ये हो गई टर्म वैल्यू। मतलब इसमें देखो ये पूरी कंसीडर करोगे तो टर्म वैल्यू, और ये कंसीडर करोगे तो ये टर्म का सीरियल नंबर, रोल नंबर। आपकी भाषा में बोलूं तो ये रोल नंबर, ये जो है वो रोल नंबर है, और पूरी जो है ये वाली, ये पूरी जो है वो है टर्म वैल्यू। टर्म वैल्यू में और रोल नंबर में कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया पूरा एपी का इंट्रोडक्शन। क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस, जो सिर्फ एडजेसेंट टर्म्स है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। अब हमने देखा फिर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मींस एपी जहां से शुरू होगी वो पहला जो टर्म है वो टर्म, इसको T1 भी बोला जाता है। A कैन आल्सो बी रिटन एज T1, इसको हम लोग T1 भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है ना। यहां पे देखो T1 इज 100, A इज 100, तो ये T1 भी है। देखो गाइस कभी-कभी ना जो AP है उसको जरूरी नहीं कि T से डिनोट करो, कुछ टेक्स्ट बुक में वगैरह A से भी डिनोट किया जाता है, जैसे A1, यहां पे लिखा है ना T1 T2 T3, तो T के जगह पे वो T1 T2 T3 लिखने के बजाय A1 A2 A3 ऐसा भी लिखते हैं, तो वो तो सर डिनोट करने की मेथड है, उससे ना मार्क्स जाते हैं ना कोई प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके टेक्स्ट बुक में A लिखा है और आप T से सॉल्व करते हो तो मार्क्स नहीं जाएंगे, तो उसमें आपको सोचने वाली कोई बात नहीं है, वो तो सब मेथड है सब अपनी अपनी। सो A1 A2 A3 रिप्रेजेंट किया तो चलेगा, T1 T2 T3 रिप्रेजेंट किया तो चलेगा, लेकिन A1 A2 में क्या हो जाता है, ये A और ये में कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं T यूज करो तो कंफ्यूजन कम होगा। सो ये फर्स्ट टर्म हो गई। फिर उसके बाद हमने टर्म नंबर देखा, वो व्हिच इज रोल नंबर, व्हिच इज रिटन ओवर हियर। सफिक्स के फॉर्म में जिसको लिखा जाता है वो होता है टर्म का नंबर, मतलब उसका रोल नंबर, और जो पूरी वैल्यू है दैट वैल्यू इज टर्म वैल्यू। ओके, सो अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको बोला है चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, तो ये आपको कुछ सीक्वेंसेस दी हुई है, हमें चेक करना है कि वो एपी है या नहीं। चलो चेक करते हैं। सबसे पहला वाला देखते हैं 2 4 8 16। अगर ओरली जमता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप लोग मैन्युअली कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग? देखो टर्म नंबर में डिफरेंस निकालते समय हमेशा याद रखना, डिफरेंस जो रहता है वो इस तरीके से D इज इक्वल टू हमेशा T2 माइनस T1, या फिर T2 माइनस T1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करो, या फिर T3 माइनस T2, या फिर T4 माइनस T3, मतलब आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। और ये सबका डिफरेंस अगर सेम आता है तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, और वो इक्वल है तो वो AP है, नहीं है तो AP नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं पहले वाले में। T2 क्या है यहाँ पे? T2 इज 4, तो 4 माइनस 2 डिफरेंस इज 2, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2। 8 माइनस 4, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 4। बात तो यहीं पे अटक गई, आगे तक चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पे हमें समझ गया कि इधर डिफरेंस 2 है, इधर डिफरेंस 4 है, सो दिस इज नॉट एन एपी। सो यहाँ पे आपको आंसर ऐसे लिखना है, हियर T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2, therefore it is not an AP। कंक्लूजन लिखते समय आपको लिखना है कि hence it is not an AP। आगे समझ में? अभी आगे वाला देखते हैं। आगे वाले में आप लोग बोलोगे कि सारे नंबर तो सेम ही दिख रहे सर, -4/3 -4/3 -4/3 -4/3, सारे के सारे नंबर सेम है, तो क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 0। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 0। नंबर सेम है ना, तो डिफरेंस ही नहीं है 0, तो हमारा डिफरेंस तो सेम है, हमें चेक क्या करना है? डिफरेंस। वो मैंने चेक किया व्हिच इज 0, तो सबका डिफरेंस 0, सो इट इज इट एपी? यस इट इज एपी।
बिकॉज देयर डिफरेंस इज 0। लिखते समय आंसर इस फॉर्म में आपको लिखना है। इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल लिखो और हेंस इट इज एपी, और इक्वल नहीं है तो मत। ऐसे प्रॉपर्ली लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ आंसर किस तरीके से लिखना है कि हियर t2 t1 इज, अगर इसका लिखते हो, इज इक्वल टू t3 t2 व्हिच इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज एपी। ऐसे टाइप का आपको आंसर लिखना है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। इसमें क्या दिया है 2 5/2 3 7/2। अब इसमें देखो डिफरेंस हमें फाइंड करना है। अब ये डिफरेंस आपको वहां पे करके नहीं दिखाना है। अगर वहां पे करके दिखाओगे तो आपको सिस्टमैटिकली लिखना पड़ेगा। सो आप लोग रफ में निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ओरली आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो रफ में निकालो, वहां पे डायरेक्ट आंसर लिख लो। अभी चलो देखो, मुझे आता है ओरली पर मैं आपको करके दिखाता हूं। सो देखो कैसे आएगा, ये इन दोनों का डिफरेंस है तो 5/2 - 2 करना है आपको। क्या करेंगे हम लोग 5/2 - 2, तो कैसे होगा ये 2 to the 4। सो 5 - 4 इसका कैसे आएगा 4 5 - 2 to the 4 upon 2। तो क्या आ गया ये 5 - 4 1/2। तो हियर t2 - t1 इज 1/4। अभी आगे जाते हैं 3 - 5/2 करके देखते हैं। 3 - 5/2 t3 - t2, इसका क्या आएगा देखते हैं। 3 to the 6 -5 upon 2, तो 6 - 5 upon 2, 6 - 5 क्या हो जाएगा 1, सो वो भी हो जाएगा 1/2। आगे चलते हैं 7 2 3 6, इसमें से इसको माइनस करना है तो 7 - 6 upon 2, वो भी 1/2 आता है। सो मतलब हियर t2 - t1 इज इक्वल टू t3 - t2 इज इक्वल टू 1/2। सो देयरफॉर 1/2, देयरफॉर इट इज AP। नीचे लिखना है आपको। अब वो वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, वहां पे आप लोग ठीक से देखो तो आपको दिखेगा दैट AP इज डिक्रीजिंग AP। तो डिक्रीजिंग AP से कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो नहीं है। क्या करना है हमें सिर्फ इसमें से ये वाला माइनस करना है। तो 2 4 8, 7 - 8 इज -1। सो -1/2 पहला आएगा, दूसरा भी -1/2 आता है, तीसरा भी -1/2 आता है। आप करके देखना, तो सबका डिफरेंस -1/2 आता है। सो हियर D इज इक्वल टू -1/2, हेंस इट इज AP। सिर्फ आपको डिफरेंस चेक करना है। अब ये तो रहे सादे वाले, लेकिन अगर नंबर इररेशनल है तो क्या करें? प्रॉब्लम लोगों को यहां पे होती है। बहुत आसान है, नॉर्मल मेथड से हमें जाना है। सो हियर देखो t2 - t1, t2 - t1 करते हो, क्या आएगा इसमें से ये माइनस करना है तो 3 + √2 - 3, t2 - t1, -3 + 3 कैंसिल, आंसर इज √2। चलो आगे देखते हैं। फिर हम लोग निकालेंगे t3 - t2, t3 - t2 उसको करेंगे, कैसे आएगा 3 + 2√2 माइनस, अभी इसको माइनस करना है, माइनस साइन दोनों को लगेगी। सो इट वुड बिकम -3 - √2, तो +3 - 3 कैंसिल, 2√2 - √2, 2√2 में से √2 गया, बचेगा √2। सो उसका भी आंसर √2 आ गया। ये भी √2 है, वो भी √2 है। आगे क्या करेंगे तो फिर से 3 3 कैंसिल होगा, 3√2 - 2√2, अगेन इट इज √2। सो एज t2 - t1 इज इक्वल टू t3 - t2, इट इज AP। आपको पूरा लिखना है प्रॉपर्ली, पर आपको जहां जितने टर्म्स दिए उतने सबको टर्म्स को पूरे सब टर्म्स को कंसीडर करके फिर आंसर लिखना है। ऐसे नहीं कि पहले तीनों का निकाल लिया और आगे का छोड़ दिया, ऐसे नहीं। ऐसे भी हो सकता है कि कभी-कभी पहले 3 AP में दिख रहे हैं लेकिन आगे अगर AP नहीं है तो जितने टर्म्स आपको क्वेश्चन में गिवन है उन सबको चेक करना है। जैसे यहाँ पे 4 दिए तो मैंने चारों को चेक कर लिया, इधर 5 दिए तो पांचों को चेक कर लिया, ऐसे आपको करते हुए जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इसको अगर मुझे चेक करना है, सबसे पहले तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लूंगा कि मुझे उस पे ऑपरेशन करते आए। ऑपरेशन कब होता है इरेशनल नंबर का? जब जो रूट है वो इक्वल रहे। अब यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 32 है, ऑपरेशन ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो AP में है तो चेक तो करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो √2 कैसा रहेगा? √2 ही रहेगा। अब मुझे बताओ √8 क्या होगा? 8 इज 4 into 2, तो 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो √8 कैन बी रिटन एज 2√2। पता है ये कैसे करना है? करके बताता हूं, चलो जिनको नहीं पता होगा। देखो √8 जो होता है उसको लिखेंगे हम लोग √4 into 2।
अब ये जो स्क्वायर रूट है वो दोनों को सेपरेटली जाता है, तो 4 का स्क्वायर रूट निकाला 2 और 2 का स्क्वायर रूट निकाला √2, तो इट बिकम √2। वैसे ही 18 का करना है हमें, 18 हो जाएगा √9 into 2, तो 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3 और √2 एज इट इज। वैसे ही 32 का 16 into 2, सो ये हो जाएगा 3 √2, वो हो जाएगा 4 √2। अभी करके देखो, 2 √2 minus √2 is √2, 3 √2 minus 2 √2 √2, 4 √2 minus 3 √2 √2, सबका आंसर √2 आएगा, सो इट इज एपी। ये टाइप से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं उनका सिर्फ आपको डिफरेंस निकाल के देखना है, ओरली नहीं गाइस। कभी-कभी देखो क्वेश्चन एकदम कंफ्यूजिंग दे देते हैं, ऐसा लगता है देख के कि ये एपी होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हो। तो इसलिए एक बार करके देखना अच्छे से और फिर ही आपको आंसर लिखना है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है, जैसे आपको दिया है टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹5 and then for each successive kilometer taxi charges are ₹6। सो ये एपी है क्या, वो चेक करना है। तो देखो पहले किलोमीटर के लिए 5 है, फिर 6 रुपए ऐड हो गए तो सेकंड किलोमीटर के लिए 11, फिर और 6 रुपीस ऐड हो गए तो थर्ड किलोमीटर 17, फिर और 6 रुपीस ऐड हो गए 23। अब ये जो नंबर बने 5, 11, 17, 23, इसको लिख लो, फिर डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस सेम मिलता है तो एपी। तो क्या आंसर ये एपी है क्या? हाँ ये एपी है, बिकॉज़ देयर डिफरेंस इज 6। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको परसेंट दिए है, मतलब अगर आपको दिया है कि कोई वाटर टैंक है और हर 1 घंटे बाद मैं उसमें से 25% वाटर जो है वो रिमूव कर लेता हूं, तो जो वाटर मेरे पास निकाला हुआ जो वाटर है या फिर जो बचा हुआ वाटर है वो एपी में है या नहीं है। तो हमें लगता है हर बार 25% निकालेंगे तो एपी है, बिल्कुल नहीं। जब परसेंट ऐड होना या फिर परसेंट रिमूव होना का क्वेश्चन होता है तो वो कभी एपी नहीं हो सकता। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल देख लेते हैं। चलो देखो, अगर किसी टैंक में, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, समझो। देखो अगर किसी टैंक में 64 लीटर्स ऑफ वाटर है, ठीक है, इसमें से 25% निकाल लिया, 65 का 25%, हाउ मच? 4 से डिवाइड करना है मुझे, तो 16 लीटर्स निकाल लिया मैंने, तो 64 में से 16 लीटर निकाल लिया तो आई गेट 48 लीटर। अभी 48 लीटर को 4 से डिवाइड करो, क्या बचेगा, क्या मिलेगा? 12। तो इसमें से और 25% निकालना है ना मुझे, 25% बोलो या फिर 1/4 बोलो। अगर मैंने इसमें से इसका 1/4, देखो हर बार क्या हो रहा है, बेस वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। पहले 25% ऑफ दिस निकाला तो वो आ गया 16 लीटर, फिर 48 लीटर बचा, इसका 25% कितना आएगा? 12 लीटर्स, तो वो निकाल लिया। तो 48 में से 12 लीटर्स निकाल लिया, बचेगा 36 लीटर्स। अब इसका वापस 25%, अब बेस वैल्यू 36 है, इसका 25% आएगा 9 लीटर्स। अब 36 में से 9 है, आई गेट 27, ठीक है, और इसका 25%। अब ये नंबर्स को अगर आप देखते हो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 16, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 12, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 9। आर दे इन एपी? नो, बिकॉज़ डिफरेंस यहाँ पे 16, यहाँ पे 12, डिफरेंस चेंज हो जाता है। और जो रिमूव्ड वाटर है, जो निकाला हुआ पानी है, उसका भी देखो 16 12, डिफरेंस इज 4, 12 9, डिफरेंस इज 3, सो दे आर नॉट इन एपी। सो जब भी 1/4, 1/3 इस टाइप का रिमूवल का क्वेश्चन रहेगा, परसेंट का क्वेश्चन रहेगा, तो वो एपी में नहीं होते जनरली। कभी-कभी इस टाइप का क्वेश्चन एडजस्ट कर सकते कि ओ, तो मैंने बोला इसलिए बिना देखे मत उसको आंसर कर देना, चेक कर लेना, कोई भी एग्जांपल ले लेना। हमेशा ऐसे टाइप का एग्जांपल आता है ना, वर्ड प्रॉब्लम, तो एक अपने मन से फिगर पकड़ लो, उस फिगर के लिए 2-3 बार सॉल्व कर लो, फिर डिफरेंस चेक कर लो, आंसर आपके हाथ में आएगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं एपी में। एपी की जो जनरल टर्म होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एपी, जनरल टर्म, nth टर्म, उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। जनरल टर्म या फिर nth टर्म, ये होती क्या है, ये पहले हमें समझना है। देखो जैसे आपको कोई एपी दी है, उसमें के 5 टर्म आपको दिए हैं और आपको बोला है टेल मी द 50th टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब 50वें नंबर का जो टर्म रहेगा वो आपको बताना है। तो कैसे बताओगे?
आप लोग 50 तक ऐड करते जाओगे कॉमन डिफरेंस को, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप लोगों को एपी दे दिया, आपको बोल दिया 1, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 13, इस तरीके का एपी दिया है आपको, और आपको बोला है कि व्हाट इज 511th टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब ये एपी में आगे चल के 511 नंबर की टर्म कौन सी होगी। तो इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला कहां से आता है, कैसे आता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना गाइस, कोई भी एपी है वो या तो फाइनाइट हो सकती है या फिर इनफाइनाइट हो सकती है। मतलब अगर आप उसको फाइनाइट करना चाहो कि एपी ये यहां पे जाके रुक जाएगी, हो सकता है, या फिर इंफिनिटी तक चलेगी, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला अभी डिराइव करेंगे। देखो कोई भी एपी में फर्स्ट नंबर की टर्म हमेशा क्या होती है, फर्स्ट टर्म हमेशा होती है a, ठीक है। सेकंड टर्म क्या होती है कोई भी एपी की, उसमें हम लोग एक डिफरेंस d ऐड कर देते हैं, सो सेकंड टर्म ऑफ एवरी एपी विल बी a प्लस d। फिर उसके बाद थर्ड टर्म क्या आएगी, उसमें और एक d, इसमें और एक d हमें ऐड करना है, तो a प्लस d, मतलब ये हो जाएगी थर्ड टर्म a प्लस d प्लस d, तो वो हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है। फोर्थ टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ टर्म के लिए ये जो आया है इसमें और एक d हम लोग ऐड करेंगे, सो इट विल बिकम a प्लस 2d प्लस d, सो इट बिकम a प्लस 3d। वैसे ही फिफ्थ टर्म आपकी आएगी a प्लस 4d। सो इसमें आप लोगों को ये मैंने क्यों बताया, इससे ही हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है। एक चीज आप लोगों ने अगर नोटिस की होगी तो ये समझ लो, देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 4 है। मतलब जो नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है उस नंबर से एक नंबर यहाँ पे छोटा हुआ दिखता है। ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है, ये t5 है। तो अगर ये सीक्वेंस को मैं कंटिन्यू करूं, यहाँ पे tn लिखूं, तो क्या आएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर आना चाहिए, देखो हर बार a तो कॉमन है ही, तो a इसमें भी रहेगा आंसर में, तो a लिख दिया। अब सब में प्लस साइन बीच में है ही, तो वो प्लस साइन बीच में रहेगी। और यहाँ पे देखो क्या है, अगर 2 तो 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3, 5 के लिए 4, मतलब एक कम हो जाता है, तो n के लिए क्या रहेगा, n के लिए रहेगा n माइनस 1, है कि नहीं। हर नंबर में से एक माइनस 1 होके यहाँ पे लिखा जाता है, तो अगर n है तो ये हो जाएगा n माइनस 1, और सबके मल्टीप्लाई में d हमें दिख रहा है तो ये आ जाएगा d। दिस इज योर फॉर्मूला। बहुत आसान है, अगर लर्न तो करना ही है, 1000 बार यूज करना पड़ता है इसको एपी में, लेकिन कभी अगर गलती से ऐसा हो जाए कि मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो देख लो, डेरिवेशन तो बहुत इजी है, इजीली इसको इमेजिन करके फॉर्मूला ले लो। क्या है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, मतलब जो नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है उसके हिसाब से आप लोग ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला को हाईलाइट एकदम अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में बार बार दिखे ऐसी जगह पे लिख लेना, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर nth टर्म। इसका यूज कैसे होता है वो बता दो। देखो जैसे अगर आपको दिया हुआ है कि सो एंड फॉर सो एंड सो एपी फाइंड 12th टर्म ऑफ एपी, तो 12th टर्म फाइंड करनी है, मतलब t 12 हमें फाइंड करना है, तो बस n की वैल्यू हो गई 12, पुट कर दो, सो इट इज a प्लस 12 माइनस 1 इंटू d, सो इट बिकम a प्लस 11d, ठीक है। अब किसी भी एपी के लिए आपको इसका यूज कैसे करेंगे, तो एपी दिया है मतलब a तो दिया हुआ होता है, d तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करके फाइंड कर लेते हैं, तो बस a और d पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको दिया है, जैसे मैंने तब एपी ली थी, देखो अगर आपको दिया है 4, फिर 7/2, फिर 3, फिर 5/2, फिर 2, इस तरीके की एपी वहां पे लिखी हुई थी जो मैंने आपको सॉल्व करके नहीं बताई थी, क्योंकि पहला एग्जांपल वैसे ही था। अब मैं ये एपी लेता हूं, अब आपको बोला है कि दिस इज योर एपी, फॉर दिस एपी फाइंड 25th टर्म ऑफ दिस एपी। अब इसकी 25th टर्म फाइंड करने के लिए मैं ऐसे जाऊंगा नहीं, मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा,
कैसे? पहले तो इसमें ले लो, इसमें a क्या है? a इज दिस, ये हो गया a, सो a इज इक्वल टू 4। फिर d क्या रहेगा? d के लिए सब्ट्रैक्शन कर लो। अब बोला हुआ है, क्वेश्चन में ही बोल दिया कि ab है तो चेक करने की जरूरत नहीं, फिर सिर्फ t2 t1 कर दिया तो आपको d मिल जाएगा। सो d इज 7/2 t2 t1 4, सो आंसर आ जाएगा 7 8, सो इट इज -1/2। सो दिस इज योर d, a मिल गया, d मिल गया। और मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है? मुझे फाइंड करनी है 25th टर्म, तो n हो जाएगा 25। जो नंबर की टर्म, मतलब ये रोल नंबर है, मतलब मुझे ढूंढना है कि 25 नंबर के रोल नंबर वाले स्टूडेंट को कितने मार्क्स है, अगर सबके मार्क्स एपी में है तो मैं इसे फाइंड करूंगा, तो n हो गया 25। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा फार्मूला पहले लिखा जाता है कि वी नो दैट tn इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर, पर अभी यहां पे फार्मूला लिखा है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। तो tn क्या हो जाएगा? सो t25 इज इक्वल टू, आपको क्या फाइंड करना है? t25 फाइंड करना है, 25 नंबर की टर्म फाइंड करनी है। सो इट इज a इज 4 प्लस n is 25, so 25 minus 1 into d is -1/2, वो पुट करो। सो आपका आंसर आएगा 4 प्लस 25 minus 1 is 24 into -1/2, तो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, सो ये आंसर आएगा आपका 4, नॉट 12 into -1 is -12, सो योर आंसर इज -8। सो ये जो AP है, इसको अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपकी 25th नंबर की टर्म आती है -8। इस तरीके से जनरल टर्म के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और ये जनरल टर्म की कंसेप्ट है, इसको nth टर्म भी बोला जाता है। अब कुछ लोग फार्मूला लिखते समय यहाँ पे tn के जगह पे an भी लिखते हैं, मैंने आपको बोला था, वो तो सिर्फ मेथड है डिनोट करने की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं tn प्रेफर करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो tn ही यूज करना, कहीं भी मार्क नहीं कटेंगे आपके, मेरी गारंटी। ठीक है, ये मेथड, ये सब चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरल टर्म या फिर nth टर्म से रिलेटेड कुछ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अलग-अलग टाइप के एग्जांपल्स आते हैं। सो अगर ये लेक्चर में आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में ही आंसर दूंगा, या फिर अगर जरूरत पड़े तो वीडियो बना के आपका आंसर पोस्ट कर दूंगा। और या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके भी आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर नासिक से हो तो सन्मति एकेडमी की मसरूल या फिर कॉलेज रोड कोई भी ब्रांच में विजिट करके आप पर्सनली मुझसे अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो। और ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं इनको देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।